इससे पहले के वीडियो में हम एशिया के पॉलिटिकल मैप पे चर्चा कर चुके हैं और विभिन्न दिशाओं के आधार पर एशिया को बांटकर हम उनके देशों का अध्ययन किए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे जो साउथ एशिया है, जो साउथ एशियन कंट्री हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अगर साउथ एशियन कंट्री में हम बात करें तो मुख्य रूप से पहले हम जानते हैं कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम जानते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है या फिर उपमहाद्वीप है उसे कहते किसे हैं। तो जब कोई पर्वत या पठार द्वारा मुख्य भूमि जो है उससे कोई भाग अलग हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, जिसे हम कहते हैं उपमहाद्वीप। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये है हिंदुकुश पर्वत। उसके बाद इस डायरेक्शन में है हमारा जो हिमालय पर्वत है और यहाँ पे तियान शान और कुल्लू शान पर्वत श्रृंखला है। और यहीं पे होता है एक गांठ बनती है जिसे हम कहते हैं पामीर नॉट, पामीर का गांठ यहाँ पे बनता है। और उसके बाद फिर इस म्यांमार के पास में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं आराकाम योमा पर्वत। तो म्यांमार के पास में आराकाम योमा पर्वत हो गया और जो नेपाल वाले हिस्से से लेते हुए उत्तर भारत से होते हुए इधर वाला जो है हिमालय पर्वत हो गया। और उसके बाद फिर इधर जो है तियान शान या कुल्लू शान जो पर्वत श्रृंखला हो गई। और इस डायरेक्शन में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है उस पर जो है वो है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। तो यहाँ से जो है कुल मिला के आप देखेंगे तो ये भूमि जो है ये वाला भाग ये पूरा का पूरा अलग होता है इस तरीके से। तो ये जब अलग होता है तो इसे ही हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। अब हम जानते हैं कि इसका नाम भारतीय उपमहाद्वीप ही क्यों पड़ा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वही नाम क्यों पड़ा। तो आप देखेंगे इस सब कॉन्टिनेंट में जो भारत है वो सबसे बड़ा देश है, तो इसी आधार पर इसका नाम जो है भारतीय उपमहाद्वीप पड़ा। अब हम बात करते हैं इसमें कितने देश हैं। तो इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इस प्रकार से आप देखेंगे तो 5 देश इसमें आते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वो 5 देश आते हैं। इसमें श्रीलंका और मालदीव को नहीं काउंट किया जाता है। एक बार हम फिर देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। इस प्रकार से 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। यदि हम दिशाओं के आधार पर देखें तो जो हमारा उत्तर है उस डायरेक्शन में जो है वो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, और जो हमारा ईस्ट है उस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आराकाम योमा जो पर्वत श्रृंखला है म्यांमार में वो हो गई। और जो हमारा वेस्ट है उस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, और नॉर्थ में ही है तियान शान और कुल्लू शान जो चाइना में आता है वह पर्वत श्रृंखला। और ये कहाँ आपस में आके मिलते हैं, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई और जो हमारा हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला हो गया और जो हमारा तियान शान या कुल्लू शान जो पर्वत श्रृंखला हो गया, कहाँ के मिलते हैं तो पामीर घाट है जिसे हम दुनिया की छत कहते हैं, वहाँ आके मिलते हैं। यदि हम इसी भारतीय उपमहाद्वीप में अफ़गानिस्तान को, श्रीलंका को और मालदीव को मिला दें तो हमारे जो दक्षिण एशिया के कंट्री हैं वो सभी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं। आप इन्हें दक्षेश के नाम से भी जानते हैं और सार्क के नाम से भी जानते हैं। और सार्क का फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो अगर हिंदी में इसे कहें तो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम कहते हैं दक्षेश। तो दक्षेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर दक्षेश में बात करेंगे जो सार्क हैं, सार्क कंट्री कौन कौन से हैं तो हो गया अफ़गानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इधर श्रीलंका नीचे साइड में और मालदीव हो गया। तो इस प्रकार से 8 देश आते हैं जो सार्क कंट्री हैं और इन्हें हम दक्षिण एशियाई देश कहते हैं। इससे पहले हम वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका 21% पॉपुलेशन जो है ये 8 कंट्री कवर करते हैं। और जो यहाँ पे एशिया में देखेंगे आप तो वर्ल्ड वाइज जो एरिया है इनका, तो 3% एरिया जो है वो पूरे विश्व के जो क्षेत्रफल है उसका कवर करते हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो 3.8% इकोनॉमी ये ग्लोबल रूप से देते हैं।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश और भूटान हो गया, ये जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप के देश होते हैं। और अगर हम इसी में अफ़गानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका इनको मिला दें तो 5 और 3 8 देश हो जाते हैं, जो हमारे क्या कहलाते हैं, तो सार्क कंट्री कहलाते हैं या दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं। अगर हम एशिया के सबसे छोटे देश की बात करें तो मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है, जो हिंद महासागर में स्थित है। और यह अगर देखेंगे तो टूरिस्ट प्लेस के लिए मुख्यतः सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इसकी राजधानी है माले। इस प्रकार से आप देखेंगे तो दक्षिण एशिया में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका आते हैं। अब हम इनकी एक एक करके स्थिति और विस्तार की चर्चा करते हैं और इनकी पॉलिटिकली मैप की जो है वो चर्चा करते हैं और किन से बाउंड्री लगाते हैं इसकी भी चर्चा करते हैं। ये हो गया अफ़गानिस्तान। यदि हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा की बात करें, क्योंकि ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, और यहाँ पे 106 किलोमीटर जो है भारत से ये सीमा लगाता है। यदि हम अफ़गानिस्तान की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है काबुल, और यहाँ मज़ार शरीफ है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इतना जटिल है कि यहाँ कोई भी जो बाहरी है यहाँ पे हमला करके जीत नहीं सकता। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जो है ये हिंदू कुश पर्वत है और यहीं पे खैबर दर्रा पाया जाता है, खैबर दर्रा। और इसी खैबर दर्रा से जो हमारे मुस्लिम आक्रांता जो हमारे भारत पे आक्रमण करते थे, इसी खैबर दर्रा से भारत में एंट्री करते थे। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है पहाड़ी स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ ना तो अमेरिका टिक पाया है ना तो रसिया टिक पाया है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि जो पहली स्वतंत्र सरकार थी भारत की, वो 1 दिसंबर 1915 को पहली अंतरिम सरकार का गठन जो है वो काबुल में किया गया था, जिसके अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे महेंद्र प्रताप, और जो प्रधानमंत्री थे ये तो थे प्रेसिडेंट, और जो प्रधानमंत्री थे वो थे मौलाना बरकतुल्ला, ये थे पीएम। तो मौलाना बरकतुल्ला जो थे वो पीएम थे। तो भारत का जो पहली अंतरिम सरकार का गठन, ये प्रश्न पूछा जाता है कहाँ किया गया था, तो काबुल में किया गया था। कब किया गया था, तो 1 दिसंबर 1915 को। यदि आप देखेंगे तो एक हो गया काबुल। काबुल से कुछ दूर पे लगभग 106 लगभग कुछ किलोमीटर पे एक जगह है, उसका नाम है बामियान। तो बामियान में जो है जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा थी, जिसे जो है आतंकवादियों ने तोड़ दिया था। यहाँ महात्मा बुद्ध की लार्जेस्ट प्रतिमा थी जिसे आतंकवादियों ने तोड़ दिया था। अभी यहाँ पे जो है उसका जो कुछ अवशेष है वो बचा हुआ है लगभग। लेकिन अगर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा महात्मा बुद्ध की बात किया जाए तो कहाँ थी, तो बामियान थी। बामियान कहाँ पे है, तो अफ़गानिस्तान में है। यदि हम आगे बात करें तो ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो यह है इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की राजधानी है। और इसमें मुख्य रूप से अगर देखेंगे आप प्रांत, तो पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान है, और ये है खैबर पख्तूनवा रीजन जो है। ये काफ़ी अशांत रीजन है पाकिस्तान का। इसमें आतंकवाद की जो सबसे अधिक घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं। आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे भी लगता है, इसीलिए ये यहाँ पे टेरर जो है यहाँ पे फंडिंग करते रहते हैं। और इसी के पास में जो है वो खैबर दर्रा था, खैबर पख्तूनवा वाले क्षेत्र में खैबर दर्रा है, जो कि यहाँ से ही मुस्लिम आक्रांता यहाँ पे घुसते थे। और यहाँ पे है हिंदू कुश पर्वत, जो आगे चल के पामीर घाट पे जाके मिल जाती है। और जो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, अगर हम बात करें तो इसकी जो सीमा है इसे हम कहते हैं डूरंड लाइन। और जो भारत की सीमा है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, इसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ रेखा कहाँ किसके किसके बीच है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। और जो डूरंड रेखा है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और जो अफ़गानिस्तान का 106 किलोमीटर क्षेत्र है वो भारत से सीमा लगाता है। तो भारत के उस क्षेत्र वाले को भी डूरंड रेखा ही कहते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ तो कराची पोर्ट जो है, यहाँ पे है कराची पोर्ट, यह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसके कारण जो सब्स्टिट्यूट के रूप में यहाँ जो है, यहाँ बनाया गया था कांडला बंदरगाह।
कांडला बंदरगाह, जिसे हम कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है आप देखेंगे तो, और यह किसके सब्स्टिट्यूट के रूप में बनाया गया है, तो कराची बंदरगाह के सब्स्टिट्यूट के रूप में बनाया गया है, क्योंकि यह जो है भारत के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह जो था वह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और यहाँ पे भारत को ज़रूरत थी, इस वजह से कांडला बंदरगाह जो है उसका निर्माण किया गया। और अगर हम पाकिस्तान की संरचना की बात करें तो यहाँ पे मकरान की पहाड़ी है, किरथर की पहाड़ी है, उसका सुलेमान की पहाड़ी है और यहाँ पे नमक की पहाड़ी है। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो सबसे अगर पिछड़ा इलाके की बात करें तो जो बलूचिस्तान है यह सबसे पिछड़ा इलाका है, ना यहाँ कोई सरकारी स्कूल है, ना कोई सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पे लगातार विरोध भी चलते रहते हैं। और आज नहीं तो कल ये जैसे बांग्लादेश अलग हुआ है, जो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश बना है, उसी प्रकार से बलूचिस्तान भी अलग देश बनेगा ही। पाकिस्तान में एक स्थान है रावलपिंडी। जो रावलपिंडी है यहाँ पे जो है अगर आप बात करेंगे तो तक्षशिला आप जानते होंगे, तक्षशिला। तो तक्षशिला जो है यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। तो तक्षशिला का निर्माण कहाँ कराया गया था, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी वाले क्षेत्र में यहाँ पे जो है निर्माण करवाया गया था। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में एक क्षेत्र है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो है 7,000 वर्ष पहले, 7,000 वर्ष पहले जो है यहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में जौ की खेती की गई थी। जौ की खेती, जो खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है वो यहीं से मिला है। जो सुलेमान और किरथर के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम जो है मेहरगढ़ के नाम से जानते हैं। तो मेहरगढ़ जो है वो वहाँ पे सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का मिला हुआ है। यदि हम पाकिस्तान के मुख्य रूप से विकसित प्रांतों की बात करें तो उसमें पंजाब आता है और जो सिंध आता है। इसमें इस रीजन ये है कि यहाँ से जो है सिंधु नदी बहती है, तो इस ये वाले क्षेत्र जो हैं ये मुख्य रूप से जो है उपजाऊ हैं, इसी कारण ये क्षेत्र जो है मुख्य रूप से पाकिस्तान के लिए वैल्यूएबल है। और लाहौर जो है ये एकमात्र बड़ा शहर है अगर देखेंगे यहाँ पे। और लाहौर जो है विभाजन से पहले जो भारत के हिस्से में आने वाला था, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, इस वजह से यह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। पाकिस्तान के बाद हम बात करते हैं नेपाल की। अगर नेपाल की बात करें तो यह चीन से और भारत से मुख्य रूप से सीमा लगाता है, आप देख सकते हैं। और यह भारत और चाइना के बीच में बफर स्टेट का भी काम करता है और यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। आप देखेंगे कि इसकी जो बॉर्डर है यह कहीं भी जल से नहीं लगता, यह केवल थल से ही लगता है। आप देख सकते हैं आसानी से, केवल चीन से और भारत से इसकी बॉर्डर लगती है। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है काठमांडू। अभी हाल ही में जो है बिहार के जो अगर देखेंगे आप जयनगर, जो जयनगर है बिहार में, वहाँ से कुर्था तक जो जनकपुर है वहाँ तक लगभग 35 किलोमीटर के लगभग जो है लंबी एक ट्रेन यात्रा शुरू की गई है भारत और नेपाल के बीच में, जो पहली ट्रेन मानी जा रही है। वैसे तो इतिहास में कई ट्रेन चलाए गए, लेकिन मुख्य रूप से यह जो है भारत और नेपाल के बीच जो पहली ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही उद्घाटन इसका किया था। अगर आप बात करेंगे इधर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो भारत और नेपाल के बीच में जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो यूके है, उत्तराखंड है, इधर एक जगह है लिम्पियाधुरा और लिपू लेक, जो काली नदी है यहाँ पे। ये काली नदी कुल मिला के यहाँ पे जो नेपाल और भारत का जो है बॉर्डर डिसाइड करती है। तो मुख्य रूप से जो भारत का मत है कि अगर भारत का मानना है कि काला पानी जो है वो मुख्य रूप से बॉर्डर है, तो काला पानी मुख्य रूप से बॉर्डर है, जबकि नेपाल मानता है कि लिम्पियाधुरा, जो लिम्पियाधुरा है वो बॉर्डर है। तो और काली नदी का जो उद्गम है उसी के आधार पर से मानते हैं। तो काली नदी जो है अगर नेपाल की बात करें तो वो मानता है कि लिम्पियाधुरा से निकली है, और जो भारत है अगर उसकी बात करें तो वह मानता है कि काला पानी से निकली है। तो इसी आधार पे काला पानी को भारत मानता है बाउंड्री, और जबकि अगर इसको नेपाल को देखें तो यह लिम्पियाधुरा मानता है। इसीलिए लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी जो है ये भारत और नेपाल के बीच में जो है विवाद के क्षेत्र बने हुए हैं। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिम्पियाधुरा और लिपू लेक और जो काला पानी है किसके बीच में विवाद का क्षेत्र है, तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। भारत की सहायता से नेपाल में कई परियोजनाएं भी जो हैं बन रही हैं, जैसे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है, पंचेश्वर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना हो गया है। और जो पश्चिमी सेती है, पश्चिमी सेती, तो पश्चिमी सेती जो परियोजना है वह भी जो है भारत की मदद से नेपाल में बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें ये जो ट्रेन चलाया गया है जो जनकपुर तक चलाया गया है,
जो जयनगर है वहाँ से जनकपुर तक। तो जनकपुर जो है माँ सीता का जो है वो जन्म स्थान माना जाता है। इसी वजह से ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें या फिर अगर भक्ति की दृष्टि से देखें तो यह काफ़ी जो है महत्वपूर्ण स्थान है। इसी वजह से यहाँ पे ट्रेन चलाई गई है। आगे हम यदि बात करें भूटान की, तो भूटान भी एक लैंडलॉक कंट्री है जो चीन और भारत के बीच में है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है थिम्पू। आप देख सकते हैं ये हो गया थिम्पू, इसकी राजधानी हो गई। और इस डायरेक्शन में जो है ये सिक्किम से जो है सीमा लगाती है। सिक्किम 1974 तक भारत में मिला नहीं था, तो 1974 में जो है सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया गया, जो बाद में 1975 में राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगर हम बात करें जो हमारा भूटान है तो नेचुरली काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक काला पर्वत पाया जाता है, इस डायरेक्शन में एक काला पर्वत पाया जाता है। और साकटेंग जो है वहाँ भी पाया जाता है। और साकटेंग आप जानते हैं कि ये विवादित क्षेत्र रहा है कुल मिला के चाइना, इसमें कुल मिला के अगर देखेंगे तो बहुत क्षेत्रों पे चाइना जो है अपना दावा ठोकता है। और इसकी अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात करें तो सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी जो है वो एक पैक्ट है जो भारत करता है। इसमें मुख्य रूप से जो है भारत अगर देखेंगे तो ताला जो है और चूखा हो गया, और उसके बाद दोगाहू हो गया, ये जो हैं मुख्य रूप से पावर प्रोजेक्ट जो हैं इनको भारत चलाता है। और जो इससे बिजली बनती है उसे जो यूज करता है जो भूटान है वो तो यूज ही करता है, उसके बाद जो है जो बचता है वह भारत खरीदता है इससे। तो यह भारत की सहायता से निर्माण हुए हैं और भारत इसे खरीदता भी है बिजली। यदि आगे हम बात करें तो ये हो गया हमारा बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका, ये 1971 में बना है। आप जानते हैं कि इससे पहले जो है इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और यह तीन तरफ से देखेंगे आप तो इंडिया से घिरा हुआ है और यहाँ इसका कुछ सीमा जो है म्यांमार से लगाता है। और ये आप देखेंगे एक तरफ जो है तो मुख्य रूप से जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, उसमें इसकी जो सीमा है वो लगती है। अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे न्यू मोरे द्वीप है, न्यू मोरे द्वीप, तो न्यू मोरे द्वीप जो है वो भारत और जो बांग्लादेश है उसके बीच में विवाद का क्षेत्र है, क्योंकि दोनों अपना अपना दावा ठोकते हैं इस पर। और जो 3 बीघा कॉरिडोर है, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर भी जो है भारत और जो बांग्लादेश है उसके बीच में विवाद का कुछ कारण है। इसमें कुछ जो हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो शेख हसीना है उनके बीच में समझौते हुए थे तो उसमें कुछ क्षेत्रों को आदान प्रदान किया गया था। और अगर आप देखेंगे तो तीस्ता नदी आती है इसमें, तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी जो है इसके जल संबंधी विवाद भी जो वेस्ट बंगाल है अगर देखेंगे आप तो उससे और बांग्लादेश के बीच में लगातार होता रहता है। तो तीस्ता नदी और जो है उससे उसके बारे में 3 बीघा कॉरिडोर और न्यू मोरे द्वीप है, ये 3 जो हैं विवाद के कारण बने हुए हैं अगर देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में। और इसे 1971 में भारत ने ही आज़ाद कराया था, लेकिन 1972 में पाकिस्तान ने इसे देश के रूप में मान्यता दी थी। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है चटगांव जो है बंदरगाह है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं चटगांव। तो चटगांव से आप एक यहाँ पे शस्त्रागार लूट भी हुई थी, एक घटना जो थी तो 1930 में जो है सूर्यसेन ने यहाँ पे चटगांव शस्त्रागार था उसको लूटा था, जो अंग्रेज़ों का वो था शस्त्रागार उसको लूटा था। और ये बंदरगाह जो है इस पे चीन की लगातार जो है नज़र बनी हुई है। और यहाँ पे एक चटगांव बंदरगाह है जिस पे क्या है कि चीन की लगातार जो है नज़र बनी हुई है। और अगर आप देखेंगे सीमा की दृष्टि से तो जो नेपाल है, नेपाल कह रहे हैं, ये नेपाल हो गया और इधर हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है ये मुख्य रूप से जो सर्वाधिक सीमा है इंडिया से लगाता है। इसकी सीमा 4096.5 किलोमीटर लंबी है, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों तरफ से भारत से ही सीमा लगा रहा है, तो ये सर्वाधिक सीमा लगाता है भारत से। और अगर हम बात करें इसको आज़ाद कराने में, तो इसको आज़ाद कराने में मुख्य रूप से मुक्ति वाहिनी जो थी, मुक्ति वाहिनी शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनके नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी ने और भारत की जो सेना थी जो उसकी मदद से ये किया गया था। और जो वर्ल्ड वार 2 था तो वर्ल्ड वार के बाद जो है सबसे अधिक लगभग 94,000 जो सैनिक थे, लाख के करीब में सैनिक जो हैं यहाँ पे आत्मसमर्पण किए थे। लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं मानता है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया है कि लगभग 34,000 सैनिक थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो इस प्रकार से पाकिस्तान अपने डाटा को थोड़ा सा भटकाता है लोगों को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 94,000 95,000 लगभग सैनिक थे जो कि आत्मसमर्पण किए।
और बांग्लादेश में ही जो भारत से आने वाली गंगा रिवर है, इधर से तीस्ता रिवर, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसके बाद फिर बराक रिवर है, ये आपस में आके मिलती हैं और मेघना का निर्माण करती हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो सुंदरबन डेल्टा है, आप देख सकते हैं कि भारत वाले हिस्से में है और कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है यहीं पे बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। स्ट्रेटेजिक रूप से देखा जाए तो जो बांग्लादेश है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल इधर है और इधर बांग्लादेश है, और इसके बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम कहते हैं चिकन नेक, क्योंकि ये मुर्गी की गर्दन जैसी है। अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जो है ये, अगर भारत को पूर्ण रूप से इधर वाले हिस्से को माना जाए, जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, अगर इसे हम मान लें कि जो मुर्गी का जो गला वाला हिस्सा है, मुंह वाला हिस्सा है, वो हो गया, और जो उसके बाद फिर इधर शरीर मान लें तो ये मुर्गी की गर्दन है, तो इसे हम चिकन नेक कहते हैं। जो स्ट्रेटेजिक रूप से देखा जाए तो काफ़ी पतला है, इसलिए अगर देखेंगे तो भारत और नेपाल के बीच में है, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रूप से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसी वजह से भारत कई परियोजनाएं यहाँ पे बना रहा है, जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट भारत बना रहा है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट पर कोई भी खतरा ना आए। अब आगे हम बात करें तो ये हो गया हमारा श्रीलंका। आप देख सकते हैं इसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक हो गया कोलंबो और दूसरा हो गया श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। तो कोलंबो और जो है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे जो है, इसकी 2 राजधानियां हैं। अगर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसमें एक पेनिनसुला है जिसे हम कहते हैं जाफना। तो जाफना आप देख सकते हैं, ये हो गया जाफना। तो जाफना वाला जो हिस्सा हो गया, उसके बीच में जो है अगर आप देखेंगे तो एक एलिफेंटा पास है, यहाँ पे एक एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा पास। तो एलिफेंटा पास अगर देखेंगे श्रीलंका के मुख्य भूमि और जो जाफना वाला हिस्सा है, जाफना जो द्वीप है अगर देख सकते हैं, तो उसको अलग करता है। जो श्रीलंका का एक बंदरगाह है, आप इधर एक बंदरगाह है अगर आप देखेंगे तो, जिसे हम कहते हैं हम्बनटोटा बंदरगाह। तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है उसे चाइना ने 99 साल के लीज पर ले लिया है। और जो ये ट्रिंकोमाली है, इस वाले क्षेत्र में तेल के रिजर्वायर हैं जिसकी भारत सुरक्षा कर रहा है, देख रेख कर रहा है। यहाँ कोलंबो पोर्ट है, इस पर भी कुछ चाइना निर्माण कर रहा है, कुछ भारत निर्माण कर रहा है। आप देख सकते हैं ये हो गया आदम ब्रिज, जिसे हम कहते हैं एडम ब्रिज और या राम सेतु। तो राम सेतु के नाम से जाना जाता है इसे, और इसे एडम ब्रिज भी कहते हैं। और आप देखेंगे तो ये पाल्क स्ट्रेट है, जो पाल्क जल संधि है अगर देखेंगे तो पाल्क स्ट्रेट भारत और चाइना को अलग करती है। और यहाँ पे जो है एक तमिल संगठन था जो एक्टिव था, अगर चाइना में देखेंगे तो जाफना वाले हिस्से में एक तमिल संगठन था लिट्टे, LTTE। तो लिट्टे जो था ये तमिल संगठन था जो कि यहाँ पे एक्टिव था, और यह इस वाले हिस्से को अलग देश के रूप में मांग कर रहा था। लेकिन उस दौरान जो है भारत के सेना ने यहाँ पे जो है मुख्य रूप से इनको भगाने का काम किया, जिसके कारण आगे परिणाम स्वरूप राजीव गांधी जी की मृत्यु भी हुई थी, आप जानते हैं। तो और यहाँ पे लगभग 6 लाख लोगों की हत्या की गई थी। जो श्रीलंका वाला हिस्सा है इसमें लगभग 6 लाख लोगों की हत्या की गई थी। और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा अगर हम श्रीलंका की बात करें तो इसे हम कहते हैं पॉइंट पेड्रो। तो यह सबसे ऊंचाई पे स्थित बिंदु है इसका, तो पॉइंट पेड्रो हो गया। और हम्बनटोटा बंदरगाह आप जानते हैं कि पहले जो था अगर बात करें तो इस पे USA का कब्जा था, लेकिन भारत के प्रयास से और रशिया के कुछ समर्थन से USA ने इसे छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे हम्बनटोटा बंदरगाह पे तो जो चाइना है 99 साल के लिए इसे लीज पे ले लिया है। आगे यदि हम बात करें तो ये हो गया मालदीव। जो मालदीव है इसकी राजधानी की बात करें, जो मालदीव है इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है माले। और अगर हम बात करें तो इक्वेटर जो 0 डिग्री है भारत की भूमध्य, ये वर्ल्ड की जो भारत की क्या, अगर पृथ्वी की भूमध्य रेखा देखेंगे तो इक्वेटर को, तो इक्वेटर से जो है अगर नॉर्थ में देखेंगे तो स्थित है ये। और यह मुख्य रूप से जो है अगर देखेंगे तो यह यहाँ लोग घूमने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। और उसके बाद फिर ये है कि ये जो मालदीव है ये एशिया का सबसे छोटा देश है, एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है अगर बात करेंगे इसको। तो मालदीव के जस्ट नीचे ही एक देश है छागोस और डियागो गार्सिया जिसे हम कहते हैं, और आर्किपियागो यहीं पे है। तो इंडियन ओशियन में कुछ द्वीप समूह हैं जिस पे ब्रिटेन का कब्जा है। और अगर देखेंगे तो वास्तव रूप में अगर देखेंगे तो इसे जो है ये मॉरिशस जो है जो छागोस आइलैंड है
इस पे वास्तविक रूप से तो मॉरिशस का हिस्सा है, क्योंकि यह जो है अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो मॉरिशस इसे अपना हिस्सा मानता है। लेकिन इस पे अगर कब्जे की बात करें तो ब्रिटेन का इस पे कब्जा है और इन द्वीपों पे, और इस पे जो है अगर देखेंगे तो यूके और यूएसए दोनों की सेनाएं रहती हैं। और अगर हम इससे लापरवाही ना करते तो इसे हम अपने हिस्से में ले सकते थे, क्योंकि ये इंडियन ओशियन में था। इंडियन ओशियन में जो है और अन्य भी देश हैं, अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छागोस आर्किपियागो जो है ये आइलैंड था यहाँ पे। तो मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, मालदीव हो गया, मेडागास्कर हो गया, ये इंडियन ओशियन में ही कंट्री हैं। लेकिन जो मालदीव है यह एशिया का भाग माना जाता है, जो कि सेशल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर ये जो हैं अफ्रीका के भाग माने जाते हैं। और ये हमारा हो गया प्यारा भारत। इस प्रकार से हमने जो है पॉलिटिकली रूप से जो साउथ एशिया के कंट्री थे, जो साउथ एशियन कंट्री थे, उनकी चर्चा कर ली है। और इसी प्रकार से जो है हम अभी ईस्ट एशिया हो गया, नॉर्थ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वेस्ट एशिया हो गया और काकेशस कंट्री हो गए, उनकी भी चर्चा आगे